आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक सूफी ऑथर, सूफी पोएट आमिर खुसरो की। इनको लेके सवाल काफी पूछे जाते हैं दोस्तों, और पढ़ना पड़ेगा आपको इनके बारे में। देखिए, अक्सर ये पूछा जाता है कि ये पोएट किसकी रेन में थे या किसके पेट्रॉन थे। तो देखिए, आप एक चीज याद रखिए, ये जो इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं आप इनकी बर्थ डेट याद रखिए बस। ये कब से कब तक जिंदा थे। अब ये कब से कब तक जिंदा में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस दौरान कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी। और जब तक ये जिंदा थे तब तक ये उस कोर्ट में रहे होंगे। सिंपल सी बात है। तो आज हम आमिर खुसरो की बात करेंगे, देखेंगे इनको इन्होंने क्या क्या लिखा। एक सुन्नी मुस्लिम थे ये, और बड़े ही तगड़े पोइट थे। ये राजा महाराजाओं के लिए लिखते थे, रोमांस इन्होंने लिखा है, और बहुत ही अच्छे से भारत के इतिहास, उस समय क्या हो रहा था, तुगलक्स के बारे में, खिलजीज के बारे में डिफाइन किया। भैया हमको सोर्सेस कहां से मिलते हैं? हमको सोर्सेस यहीं से तो मिलते हैं ना। ये जितने भी ऑथर्स थे, ये जो लिख के गए हैं, राजा महाराजाओं सुल्तानों के लिए इन्होंने लिखा है, भारत को जिस तरीके से डिफाइन किया है, वहीं से ही तो हम सोर्सेस उठाते हैं। वरना तो अगर ये लोग नहीं होते तो हमको पता ही नहीं होता कि भारत का इतिहास या कैसा इतिहास था। अशोक ने प्रशस्ति बनवाई, बहुत सारे पिलर्स, एडिक्ट्स बनवाए, वो भी उनके रेन में भी काफी ऑथर्स थे। गुप्ता एम्पायर में आप देखिए, वो तो गोल्डन एज ऑफ इंडिया उसको बोला जाता है। गुप्ता में आपको हरिसेन मिलेंगे, कालिदास मिलेंगे, वो सबने लिखा, और वहां से हम उठा के सोर्सेज लेते हैं कि भारत ऐसा रहा होगा। तो आमिर खुसरो की आज हम बायोग्राफी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं ट्विटर पे भी आ गया हूं, ये मेरी आईडी है, आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो दोस्तों, अगर आमिर खुसरो की बात करें तो इनका जन्म 1253 में हुआ था। ठीक है, 1253 में ये जन्मे और 1325 तक रहे। अब मैंने भारत की मेडिवियल हिस्ट्री को पूरा कवर किया है। टोटल 30 लेक्चर्स हैं। बायोग्राफी के फॉर्म में मैंने सब कुछ कवर किया है, एक एक चीज बताई है, आप देख लीजिएगा। मैंने शुरू किया है मोहम्मद ऑफ गजनी की बायोग्राफी से, और ये जाके बाबर पे खत्म हुई है। नहीं नहीं, सॉरी, हुमायूं पे खत्म हुई है। हाँ, मुगल्स के आखिरी जो इंपॉर्टेंट चार सुल्तान थे, तो उनके बारे में मैं नहीं कर पाया हूं। बहुत ही जल्द उनके बारे में भी कर दूंगा रिव्यू, लेकिन बाकायदा मुगल्स तक पूरा मैंने कवर किया है। तो इस समय कौन रूल कर रहा था? खिलजीज। आपको पता ही है कि भारत में 1192 में जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होती है, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। कौन जीते उसमें? मोहम्मद ऑफ घोरी जीत गया। अब मोहम्मद ऑफ घोरी अपने साथ बहुत सारे गुलाम लाया था, जिनको वो भारत में छोड़ गया, और उसी में ही एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की शुरुआत की। और भारत की मेडिवियल हिस्ट्री यहां से शुरू है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास भारत का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रहा, और 1210 से लेकर 1236 तक रहा इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अब इल्तुतमिश की रेन में बहुत कुछ हुआ। मंगोल्स ने अपने साम्राज्य को बना लिया था, मंगोल एम्पायर स्टैब्लिश हो गया था। 1206 आते आते हम देखते हैं कि चंगेज खान ने अपने आप को खान घोषित कर दिया था, राजाओं का राजा। चंगेज खान की बायोग्राफी मंगोल एम्पायर मैंने पूरा कवर किया, आप देख लीजिएगा। तो मंगोल्स ने अब अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू किया। तो हुआ क्या कि सेंट्रल एशिया में दो जगह बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रही थी। ठीक है, वहां पे जो ट्राइब्स थी, मंगोल एम्पायर क्या करता था, मंगोल ये ट्राइब्स को बर्बाद करता था। ठीक है, वो तो एम्पायर को अपने बढ़ा रहा था, तो जो भी उसके रास्ते में आएगा उसको सबड्यू करता चलेगा। और मंगोल्स क्या करते थे, ये किसी किसी अगर कहीं पे भी जाते थे, ये किसी एम्पायर को इन्वेड करते थे या किसी शहर को ये लूटते थे, तो बहुत ही बुरी तरीके से लूटते थे। तो आमिर खुसरो के जो पिताजी थे, आमिर सैफुद्दीन, वो एक ट्राइब में ही रहते थे, उज्बेकिस्तान में रहते थे। आज का जो उज्बेकिस्तान है, वहां के केश डिस्ट्रिक्ट में ये रहते थे। तो जब मंगोल्स ने उस पूरे एरिया को इन्वेड किया, तो ये भागे वहां से, और बहुत लोग जो है वो भाग जाते थे, क्योंकि मंगोल्स बड़े खतरनाक होते थे, और भाग के आते थे इंडिया, भारत आते थे भाग के। तो इनके पिताजी भी भाग के भारत आए। इल्तुतमिश ने इन रिफ्यूजीज का बहुत अच्छे से स्वागत किया, अपनी बाहों को फहराया, सबको गले लगाया, और बोला कि रहो यहां पे। तो आमिर सैफुद्दीन को इल्तुतमिश ने बहुत अच्छे से वेलकम किया, यहां तक कि इसको जमीन भी दी। और फिर आमिर सैफुद्दीन ने यहीं पे ही बीबी दौलतनाज से शादी की।
समझ रहे हैं? और उन्हीं का ही बेटा था आमिर खुसरो। तो आमिर सैफुद्दीन इनके पिताजी और बीबी दौलतनाज इनकी माताजी। समझ गए? तो ये चीज है। तो इनकी माताजी तो इंडिया की थी और ये इनके पिताजी ये इधर सेंट्रल एशिया के थे, उज्बेकिस्तान के थे, टर्किश। तो आमिर खुसरो जो थे वो इनकी औलाद थे। तो 1253 में हम देखते हैं कि आमिर खुसरो का जन्म हुआ और 1260 में इनके पिताजी का देहांत हुआ, जब आमिर खुसरो सिर्फ 8 साल के थे। बड़े टैलेंटेड आमिर खुसरो, शुरू से ही बहुत टैलेंटेड। इनको तूते हिंद, सिंगिंग बर्ड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, सिंगिंग बर्ड ऑफ इंडिया, हाफिज ऑफ शिराजुला, इन्होंने इनको यह टाइटल दिया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि तूते हिंद किसको बोला जाता है, यह आमिर खुसरो को बोला गया है। तो ये बड़े टैलेंटेड, पढ़ने में बहुत ही जबरदस्त, इस्लाम बहुत अच्छे से इन्होंने पढ़ा, सूफिज्म, ठीक है ना, ये बेसिकली सूफी पोएट थे। तो सूफिज्म हो गया, टर्किश, पर्शियन, अरेबिक लैंग्वेजेस, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस इन्होंने सीखी। हिंदुस्तानी म्यूजिक को ये एक अलग ही लेवल पे ले गए। सितार इनको इन्होंने ही बनाया। सितार की जो उत्पत्ति है, जो इन्वेंशन है, हालांकि उस समय भारत में वीणा बहुत चल रहे थे। वीणा भी एक सितार का ही एक आप मतलब सितार वीणा से ही निकला है। हालांकि वीणा और सितार में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है, लेकिन एक तरीके से सितार जो है वो वीणा से निकला। और वो किसने बनाया? आमिर खुसरो ने। कव्वाली का जो ट्रेडिशन है वो भी आमिर खुसरो ने वो एक अलग ही लेवल पे ले गए। तराना का जो ट्रेडिशन है वो भी आमिर खुसरो ने। तो हम देखते हैं कि आमिर खुसरो ने हिंदुस्तानी कल्चर के लिए बहुत कुछ किया और हिंदुस्तान की बहुत तारीफ की है। आमिर खुसरो ने अपने पूरे जीवन में पूरे हिंदुस्तान में गए, वो हर जगह घूमे, वो एक्सपीरियंस किया और उसको लिखते थे। वो जो राजा उस समय रूल कर रहा होता था, जो सुल्तान उस समय रूल कर रहा था, उसके बारे में लिखते थे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वो कैसे रूल कर रहा है। तो 1253 में हम देखते हैं कि आमिर खुसरो का जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने तालीम हासिल करनी शुरू की और फिर इन्होंने बहुत कुछ लिखा दोस्तों। और जो इनके अर्लीस्ट पोयम्स हैं, दीवान जिसको कलेक्शन ऑफ पोयम्स बोला जाता है, तोफत उह सिहर, द गिफ्ट ऑफ चाइल्डहुड, इसमें बहुत सारी पोयम्स हैं। 16 से 18 साल के जब ये थे तब इसको कंपाइल किया गया 1271 में। 71 तक इनको फिर पब्लिश किया गया। एक तरीके से पब्लिश मतलब ये उस समय तो पब्लिश क्या, कोर्ट में सुनाई जाती थी। जैसे मान लीजिए कोई भी कोर्ट पोएट है, ये सब जो पोएट्स होते थे क्यों होते थे? एक तो ये हिस्ट्री को लिखते थे और जो भी उस समय हो रहा होता था वो सब डॉक्यूमेंट करते थे। दूसरा, ये जो लिखते थे इसको परफॉर्म भी किया जाता था सुल्तानों के लिए, राजाओं के लिए। राजा महाराज भी उस समय मनोरंजन करते थे ना। तो अब आज की तरह उनका मनोरंजन थोड़ी ना होता है, मॉल चले गए या मूवी देख ली, वो क्या करते थे, ऐसे ही दरबार लगाते थे और फिर पूरा कार्यक्रम होता था। तो आमिर खुसरो ने जो संगीत लिखे, जो गजलें लिखी, जो कव्वाली, वो सब परफॉर्म की जाती थी और जो भी कविताएं होती थी वो सब परफॉर्म की जाती थी। और आमिर खुसरो भी कभी कभी परफॉर्म करते थे। बहुत ही बढ़िया, क्या गलत है इनका। अब मैंने देखा तो नहीं है, जितना पढ़ा है वही आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम देखते हैं कि इस समय जब आमिर खुसरो लिख रहे थे तो घियासुद्दीन बलबन जो थे वो सुल्तान थे। घियासुद्दीन बलबन की बायोग्राफी मैंने बताया ना कि एक एक की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। तो 1246 के बाद क्या हुआ, नासिरुद्दीन महमूद को रूलर बनाया गया। वो एक पपेट रूलर थे। बेसिकली पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पूरा जो ताकत थी, वो नोबेल्स के हाथ में थी। और मैंने आपको उस समय बताया था कि नोबेल्स और राजा, इन दोनों के बीच में, मतलब ब्यूरोक्रेसी और राजाओं के बीच में, दोनों के बीच में जंग चलती रहती थी। नोबेल्स चाहते थे ताकत उनके हाथ में रहे, राजा चाहते थे ताकत उनके हाथ में रहे, और ये बलबन ने खत्म किया। बलबन ने एक एक नोबेल्स को मरवा दिया था। तो बलबन ने एक्सपैंड किया और बलबन के कोर्ट में आमिर खुसरो रहे। एक और चीज बता दूं कि आमिर खुसरो, जो भी सुल्तान आया उसने आमिर खुसरो को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, रॉयल टाइटल्स इनको दिए, बहुत पैसा दिया आमिर खुसरो को, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। इतने ज्यादा टैलेंटेड थे ये, ठीक है। और ये फिर रॉयल कोर्ट में परफॉर्म करने लगे। जब इनकी पोयम्स जो हैं वो जब रिसाइट की जाने लगी, तब ये रॉयल कोर्ट में इनको बुलाया जाने लगा, परफॉर्म करने लगे, खूब पैसा मिलता था, खूब इनको, इनके ऊपर सुल्तान जो है वो मेहरबान रहते थे। तो ये चीज है। फिर नासिरुद्दीन बुगरा खान, जो कि बलबन का दूसरा बेटा था, उन्होंने खुसरो को बुलाया और इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए कि खुसरो के पेट्रोन बन गए 1276 आते आते। और बाद में यही बुगरा खान बंगाल के रूलर हो गए। तो नासिर ये आमिर खुसरो को अपने साथ ले गए और फिर आमिर खुसरो ने हर जगह घूमना शुरू किया। पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा, आज का जो पाकिस्तान है, उसका पूरा एरिया आमिर खुसरो गए, देखा वहां पे। आमिर खुसरो ने भारत दर्शन किए। साउथ में तो नहीं गए थे,
लेकिन पूरा नॉर्थ उन्होंने घूमा, मुल्तान तक चले गए। ठीक है, और मुल्तान में उन्होंने बहुत कुछ देखा और वो रिकॉर्ड किया है, वो सब लिखा है कि किस तरीके से मुल्तान जो है, मुल्तान गेटवे है भारत का। था, अब तो नहीं है, अब तो पाकिस्तान का गेटवे है वो। जितने भी इन्वेजन होते थे, ये मुल्तान आखिरी पॉइंट था, यहीं से ही सब लोग आते थे। पूरा खाइबर पास से होते हुए मुल्तान में एंट्री करके फिर इधर पूरा पानीपत से होते हुए पूरा भारत का रास्ता जो है वो खुल जाता था। ठीक है, तो यहां से पुराने जमाने में ट्रेड होता था, और इस्लाम के उदय के बाद ये जो पूरा जमीनी रास्ता था ये अरब ट्रेडर्स के पास आ गया था। तो पूरा ये बहुत दूर से ट्रेड, बगदाद से, अरेबिया से, पर्शिया से, सब दिल्ली तक ट्रेड करते थे ये। तो ये सारी चीजें आमिर खुसरो देखते थे। फिर दोस्तों 1287 में बलबन का अंत हुआ। उसके बाद इनका जो काकाबाद था वो आया। अब उसके बाद फिर 1287 से लेकर 1290 तक पावर स्ट्रगल चली, दिक्कत हुई, और अल्टीमेटली जलालुद्दीन खिलजी ने फिर सत्ता हाथी आई, और 1290 से लेकर 1320 तक खिलजियों ने राज किया। लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि आमिर खुसरो को बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया। जलालुद्दीन खिलजी तो बहुत ही अच्छा राजा था, इसको तो मतलब बड़ा ही दयावान राजा बोला जाता है ना, कि सबको बख्श देता था ये, और बहुत ही ज्यादा एक तरीके से उम्र दराज भी सुल्तान था ये। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में इसको मार दिया था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने खुसरो को तो बहुत ऑनर किया, और इनको टाइटल आमिर का टाइटल दिया, यह भी आपको याद रखना है। आमिर का टाइटल जो है वो जलालुद्दीन खिलजी ने दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें होती रही, और जो ख्याति है आमिर खुसरो की वो बढ़ती रही। और ज्यादा लिखने लगे आमिर खुसरो, बहुत सारी गजल्स लिखी। इनकी जो गजल थी कोर्ट में परफॉर्म की जाती थी, हर रात कोर्ट में जो लड़कियां थी इनकी गजल जो है वो गाती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि आमिर खुसरो ने ढेर सारी मासनवी लिखी, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ, जो राजा उस समय रूल कर रहा था उनके बारे में लिखा। मिफ्ता उल फतह, की टू द विक्ट्रीज, ये लिखा। जलालुद्दीन मतलब जलालुद्दीन खिलजी की विक्ट्रीज के बारे में, जो उन्होंने एरियाज जीते थे उसके बारे में लिखा। क्या प्रॉब्लम थी 1287 से लेकर 1290 तक, उसके बारे में लिखा। बलबन के बारे में लिखा, बहुत सारी चीजें। थर्ड दीवान, इसी दौरान इन्होंने थर्ड दीवान भी, दीवान मैंने बताया कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज, घुर्रतुल कमाल, द प्राइम ऑफ परफेक्शन, ये भी लिखा, और रोमांस भी लिखा है। ठीक है ना, यहां पे इन्होंने रोमांस भी लिखा है। वाघेला प्रिंसेस दिवाली और खिज्र खान का जो प्रेम संबंध था उसके बारे में भी आमिर खुसरो ने लिखा है। ठीक है, तो ये चीज थी। 1296 में खुसरो ने खाजिन उल अल फतह ये लिखी कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने इस थ्रोन को असेंड किया। तो जो भी हो रहा है ये सब आमिर खुसरो लिखते जा रहे हैं। एक और इस समय देहलवी, मीर हसन देहलवी, वो भी बहुत इस समय फेमस थे। ठीक है, उनकी बात हम कभी किसी और दिन करेंगे। उसके बाद इन्होंने खमसे खुसरो, ये 1298 में ये इन्होंने कंपाइल की, और 1298 आते आते इन्होंने 5 मसनवी लिखी हुई थी। ठीक है, और इन सब में अलाउद्दीन खिलजी, देखिए क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 में पूरा टेक ओवर किया, तो अलाउद्दीन खिलजी जिस तरीके से रूल करता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन, वो बहुत ही अच्छे से आमिर खुसरो ने समझाया है। और आमिर खुसरो की जो राइटिंग्स है वो हिस्टोरियंस के लिए समझ लीजिए वरदान है, क्योंकि अगर आमिर खुसरो नहीं होते तो हमको इतना अलाउद्दीन खिलजी का इतने बढ़िया तरीके से रिव्यू नहीं मिल पाता। 1310 में ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के डिसाइपल हो गए, उनके शिष्य हो गए, उनसे सीखना शुरू कर दिया, बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया दुवाल रानी खिज्र खान, ये भी इन्होंने 1315 में, ये रोमांटिक एक तरीके से मासनवी है। दुवाल रानी और खिज्र खान के बीच ये जो प्रेम संबंध कैसे हुआ ये भी लिखी। फिर अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में मृत्यु हो गई। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी आए, अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद 1316 में 1320 तक। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद दोस्तों मैंने बताया मुबारक शाह खिलजी जो थे वो कितने अय्याश राजा थे, और 1316 से 1320 तक जो हाल किया है दिल्ली का, बहुत ही बुरा हाल। और अल्टीमेटली फिर तुगलक्स ने पूरा टेक ओवर किया। और इसी दौरान दोस्तों खुसरो ने नूह सिपर लिखी। ये एग्जाम में सवाल भी पूछा गया है, पीसीएस के एग्जाम में। मैच द फॉलोइंग था ना, उसमें नूह सिपर था, नूह सिपर था। नूह मतलब 9, सिपर मतलब स्काइज, 9 स्काइज। और इसमें मुबारक शाह का जो रीन है बहुत अच्छे से इसको समझाया है। टोटल 9 चैप्टर्स है, अगर हम बात करते हैं टोटल 9 चैप्टर्स है। और नूह सिपर में इसमें पूरा का पूरा कैसे मुबारक खिलजी ने ये थ्रोन को लिया और उसके बाद इसने कैसे रूल किया, ये सब कुछ समझाया है अगर हम बात करें नूह सिपर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि 1317 आते आते इन्होंने बाकिया नाकिया, रेमिनेंट्स ऑफ प्योरिटी, ये भी लिखी, जिसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये पर्शियन लिटरेचर है दोस्तों।
पर्शियन लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट था। 1319 आते आते इन्होंने अफजल उल फवैद, ग्रेटेस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स, ये सब इंपॉर्टेंट वर्क्स है, ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। और ये जो अफजल उल फवैद थी, ये इन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया को डेडिकेट की थी, ठीक है। उन्होंने जो बताया था, जो पढ़ाया था, 1320 में दोस्तों फिर तख्ता पलट हो गया और यहां पे तुगलक्स ने पूरा टेक ओवर कर लिया, घियासुद्दीन तुगलक। और फिर 1321 में तुगलक नामा इन्होंने लिखना शुरू किया कि तुगलक्स का कैसा रूल था और घियासुद्दीन तुगलक किस तरीके से रूल करते थे और कैसे ये पूरा का पूरा टेक ओवर किया गया। और 1325 अक्टूबर 1325 में हम देखते हैं कि आमिर खुसरो की का देहांत हो गया और इनकी जो टूम है, इनकी जो कब्र है, वो दिल्ली में ही है, ठीक है। जहां पे आप निजामुद्दीन दरगाह देखेंगे ना, उन्हीं के ही बगल में आमिर खुसरो की भी कब्र है, क्योंकि उन्हीं के ही शिष्य थे। बहुत कुछ किया दोस्तों। कव्वाली का जो हिंदुस्तानी म्यूजिक पे इनका बहुत बड़ा हाथ है। कव्वाली का जो पूरा का पूरा ट्रेडिशन वो इन्होंने रिवाइव किया। सूफी डिवोशनल सॉन्ग लिखते थे ये, ठीक है, सूफी डिवोशनल सॉन्ग। हालांकि सूफिज्म और जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं उनकी बिल्कुल बनती नहीं है, वो तो सूफी को बिल्कुल ही नकारते हैं, लेकिन सूफिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस किया। सूफी डिवोशनल सॉन्ग लिखते थे। पर्शियन, अरेबिक, टर्किश और इंडियन, इन सारे म्यूजिक को, पूरे कल्चर को, एक तरीके से इन सारी लैंग्वेज को मिक्स करके ये जो है अपनी कंपाइलेशन करते थे। तो एक तरीके से फ्यूजन था। तो हिंदुस्तानी कल्चर की अगर बात करें तो उसमें तो आमिर खुसरो का बहुत बड़ा हाथ है। और जो ये कवाली लिखते थे, जो इनके तराना, वो हम देखते हैं कि स्वर और तानों को मिक्स करके, जब भी आप देखेंगे कव्वाली गाई जाती है, ठीक है, या कोई तराना होता है, तो जो ताने होती है वो बड़ी बहुत ही मतलब मुश्किल होती हैं। और जिसका अच्छा गला होगा, एक्चुअली ये नेचुरल होता है, तानों को निकालना ये नेचुरल होता है। जो मुर्खियां ली जाती है और जो तानों का, ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो आमिर खुसरो को यह भी क्रेडिट दिया जाता है कि कव्वाली का जो पूरा ट्रेडिशन है उसको बहुत अच्छे से एक्सपैंड किया यहां पे आमिर खुसरो ने। और सितार का तो इन्वेंशन आमिर खुसरो को ही जाता है। सितार को जो बनाया, उस समय वीनास चलते थे। सितार वीणा का ही एक रूप है, एक स्वरूप है, लेकिन फिर भी डिफरेंस होता है। तो ये कहानी थी आमिर खुसरो की। आई होप आपको पसंद आई होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री।